चलिए, तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और पिछले क्लास में हमने सामान्य परिचय पढ़ा था, दंडकारण्य के पठार के बारे में। और उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा, इस जगह पे डाल दूंगा। उससे पहले अटेंड करिएगा, तभी ये वाला समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए, अब अपन क्या करेंगे, जो भी उपभाग थे दंडकारण्य पठार के उपभाग, जैसे कोटरी बेसिन हो गया, बुजमाट की पहाड़ी हो गया, गोदावरी सभी बेसिन, या इसी को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं, है ना। तो इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो चालू करते हैं। सबसे शुरू हम स्टार्ट किससे करेंगे, कोटरी बेसिन। फर्स्ट, कोटरी बेसिन। ठीक है, तो कोटरी बेसिन से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, जो कोटरी बेसिन है, ठीक है, पहले ही क्या बताया था आपको, जो कोटरी बेसिन है, तो ये किससे बनता है, कोटरी नदी से बनता है। ये नहीं, इस बेसिन का निर्माण कौन करता है, कोटरी नदी करती है। कोटरी नदी क्या है, तो कोटरी नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। तो ये जो इंद्रावती नदी है, वो सहायक नदी किसकी है, गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी, या इसी को अपवाह तंत्र भी बोल सकते हैं, गोदावरी अपवाह तंत्र। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका विस्तार के बारे में बात करते हैं, कोटरी। ठीक है, तो विस्तार इसका है दक्षिणी, दक्षिणी बोल सकते हैं, या मध्य दक्षिण भी कह सकते हैं। एमएमए जिला, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, पर ये क्या है, मौला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला। ठीक है, प्लस आपका कांकेर जिला, कांकेर जिला, या इसी को क्या बोलेंगे, कांकेर जिला के उत्तर भाग में, उत्तर भाग। ठीक है, कांकेर जिले के उत्तर भाग में। तो ये हो गया विस्तार के बारे में। इसका एक आईएमपी पर्वत है, जिसको बोलते हैं आरी डोंगरी की पहाड़ी। आरी डोंगरी, आरी डोंगरी की पहाड़ी। ठीक है, जो कि कहाँ है आपका, जो कांकेर जिला है, उसके अंदर एक भानु प्रतापपुर तहसील आता है। भानु प्रताप, प्रतापपुर तहसील। ठीक है, जो आरी डोंगरी पर्वत है, वो जो आपका भानु प्रतापपुर तहसील आता है कांकेर जिला के अंतर्गत, उसमें है। ठीक है, भानु प्रतापपुर तहसील किस कहाँ आता है, कांकेर जिला के अंतर्गत आता है, कांकेर जिला। ठीक है, और ये आरी डोंगरी की पहाड़ी काहे के लिए आईएमपी है, क्योंकि लौह अयस्क का भंडार है। लौह अयस्क का भंडार। ठीक है, तो ये आपका कोटरी बेसिन के बारे में जो भी आईएमपी चीजें थी, वो मैंने बता दी। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अबुझमाड़ की पहाड़ियों के बारे में। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, अबुझमाड़ की पहाड़ियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे शुरू तो इसका औसत ऊंचाई क्या है, अबुझमाड़ की पहाड़ी का औसत ऊंचाई क्या है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 600 मीटर टू 900 मीटर। तो ये औसत ऊंचाई है। ठीक है, औसत ऊंचाई, ऐसा नहीं है औसत ऊंचाई अगर इतना है तो इससे ज़्यादा ऊंचा एरिया नहीं होगा, तो वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके विस्तार की, कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया। तो बी बात करेंगे क्या, इसके विस्तार की। तो विस्तार, ठीक है, तो इसका विस्तार है, कांकेर में है, कांकेर में है, नारायणपुर में है, पूर। ठीक है, इसको लिखेंगे मुख्य रूप से, मुख्य रूप से। ठीक है, कांकेर में है, नारायणपुर में है, उत्तरी बीजापुर में है, उत्तरी बीजापुर। ठीक है, उत्तरी बीजापुर में है। तो चलिए, इसे मैप में भी दिखा देता हूँ मैं आपको। हम किसकी बात कर रहे हैं, अबूझमाड़ की पहाड़ी की बात कर रहे हैं। तो अबूझमाड़ की पहाड़ी आप देख लीजिए कहाँ है, तो कांकेर में है, मैंने बोला था, तो कांकेर जिले में है, नारायणपुर जिले में है। ठीक है, आपका उत्तरी बीजापुर एरिया, ये देखिए, ये कौन सा एरिया है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया में भी है, उत्तरी बीजापुर वाले एरिया में भी है ना। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे।
ठीक है, कोटरी बेसिन का तो आप ये देख ही चुके हैं। ये देखिए क्या, दक्षिणी मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला में है, तो मोहला और मानपुर जिले में, तहसील में फैला हुआ है। और कांकेर जिले में भी, उत्तरी कांकेर जिले में। ठीक है, तो इसका तो आपको हो गया, समझ में आ गया होगा। सी बात करते हैं अपन किसकी, तो इसके बारे में ये है कि यहाँ सागौन के पेड़ पाए जाते हैं इस एरिया में। सागौन के पेड़ों की बहुलता है यहाँ। सागौन के पेड़ों की बहुलता है, बहुलता है मतलब अच्छी मात्रा में पाई जाती है। सागौन के पेड़ की बहुलता है। और यहाँ पे एक खुरसेल घाटी है, खुरसेल घाटी। ठीक है, तो वहाँ का जो सागौन पेड़ है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो अबूजमाड़ की पहाड़ियाँ हैं, अबूजमाड़ की पहाड़ी, ठीक है, तो ये जो अबूजमाड़ की पहाड़ियाँ हैं इसे सीजी का चेरापूंजी भी कहा जाता है। या छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है, चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी आप लोगों को पता ही होगा किस लिए फेमस है। चेरापूंजी फेमस है क्योंकि वहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बारिश, मतलब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होता है चेरापूंजी में। ठीक है, तो जो अबूजमाड़ का एरिया है उसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। मतलब सीधी सी बात है, अबूजमाड़ की एरिया में, अबूजमाड़ के पहाड़ी एरिया में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और वह कितना बारिश होती है, तो 187.5 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होती है। 187.5 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होती है। ये 187.5 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। और इसके बारे में नेक्स्ट ये है कि इसके उत्तर पूर्व में, इसके मतलब अबूजमाड़ पहाड़ी जो एरिया है उसके उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में रावा घाट पहाड़ी है। रावा घाट की पहाड़ी है। ठीक है, इसके उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी है, रावा घाट की पहाड़ी। अब थोड़ा सा रावा घाट की पहाड़ी के बारे में जानकारी ले लेते हैं अपन। तो उत्तर पूर्व में रावा घाट की पहाड़ी है, तो मैं 1 मिनट में इसे मैप में लोकेट भी कर देता हूँ कि कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपको जो गुलाबी कलर में दिख रहा है ये अबूजमाड़ की पहाड़ी है। इसमें रावा घाट की पहाड़ी कहाँ है, मैं आपके लिए लोकेट कर देता हूँ इसे थोड़े से कम डार्क में। यहाँ पे आपका आता है रावा घाट की पहाड़ियाँ। यहाँ पे है आपकी रावा घाट की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप देख ही सकते हैं, ये अगर अबूजमाड़ की पहाड़ी है, इसका अगर उत्तर देखेंगे तो ऊपर आएगा, पूर्व देखेंगे तो इस साइड आएगा, तो उत्तर पूर्व आपका इस तरीके से। तो इसके उत्तर पूर्व में कौन सा पहाड़ी है, रावा घाट की पहाड़ी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो उत्तर पूर्व में, अच्छा इसके पूर्व बस लिखा हूँ मैं, यहाँ पे उत्तर भी लिख लीजिएगा। इसके उत्तर पूर्व में रावा घाट की पहाड़ी है। ठीक है, अब रावा घाट की पहाड़ी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो रावा घाट की पहाड़ी है वो कांकेर और नारायणपुर जिलों में फैली हुई है। तो इसका विस्तार की बात करूं मैं, अगर विस्तार, तो ये कहाँ कहाँ फैली हुई है, कांकेर प्लस नारायणपुर जिले में, नारायणपुर जिले में फैली हुई है। ठीक है, तो ये जो रावा घाट की पहाड़ी है वो क्या है, कांकेर और नारायणपुर में जिले में फैली हुई है। तो सीधी सी बात है, ये देखिए ये रावा घाट की पहाड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा भाग तो इस साइड भी होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका कांकेर जिला है, KKR। ठीक है, और ये आपका नारायणपुर जिला है। ठीक है, तो ये दोनों जिलों में फैली हुई है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, बात हो गई विस्तार की। अब इसके बारे में आपको एक और चीज़ है कि यहाँ पे लौह अयस्क का भंडार है। लौह अयस्क, यहाँ पे क्या है, लौह अयस्क का भंडार है। अयस्क क्या होता है, तो लौह अयस्क जो है वो लोहा बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है उसे लौह अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ जाइएगा। और यहीं से ही जो भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई में जो भिलाई स्टील प्लांट है जिसे शॉर्ट फॉर्म में BSP कहते हैं, है ना, तो वहाँ के लिए यहाँ पे लोहा बनाने के लिए कच्चा माल यहीं से जाता है। मतलब जो लौह अयस्क की जरूरत होती है BSP या भिलाई स्टील प्लांट को, उसकी पूर्ति यहीं से होती है।
चलिए तो अब नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका गोदावरी सबरी बेसिन, थर्ड। गोदावरी सबरी बेसिन। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो रहा है और राइटिंग भी थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है, क्योंकि पेंटअप में उतना आदत नहीं है मेरे को, इस कारण है। ठीक है, चलिए बात करते हैं गोदावरी सबरी बेसिन की, या इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही हम सबसे शुरू लिख देता हूँ, इसी को ही क्या कहते हैं अपन, बस्तर का मैदान भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बस्तर का मैदान। इसे ही क्या कह देते हैं अपन? बस्तर का मैदान। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर से कम है। औसत ऊंचाई 300 मीटर से कम है। ठीक है, ये औसत ऊंचाई की बात हो गई। और ये जो एरिया है ये दंडकारण्य पठार का दक्षिणी भाग है। कौन सा भाग है सर? दक्षिणी भाग है, ये छत्तीसगढ़ का मैदान जो बोलते हैं। वो कुछ इस तरीके से बना हुआ था, थोड़ा ज़्यादा ही दूर चल दिया था। इस तरीके से, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका गोदावरी सबरी बेसिन है। तो दंडकारण्य के पठार के दक्षिणी भाग है, देख ही सकते हैं दंडकारण्य पठार का एकदम ही दक्षिणी भाग है। ठीक है, औसत ऊंचाई 300 मीटर से कम है, बस्तर का मैदान भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हो चुकी है। नेक्स्ट अपन बात करनी चलते हैं, ये सी हो गया। डी बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में ये है, अगर विस्तार की बात करें तो ये बीजापुर और सुकमा जिले में फैला हुआ है, दक्षिणी भाग है। बीजापुर, बीजापुर प्लस सुकमा जिले में फैला हुआ है, या सुकमा जिले के भी दक्षिणी भाग में। ठीक है, सुकमा जिलों में फैला हुआ है, बीजापुर और सुकमा जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पर्वत की बात करते हैं। उस पर्वत का नाम है अलबका पर्वत। अलबका पर्वत। ठीक है, तो ये जो अलबका पर्वत है ये है आपका बीजापुर जिले में। कहाँ है सर? बीजापुर जिले में। ठीक है, ये जो अलबक्का पर्वत है आपका यहाँ पे कहीं पे आता है, ये आपका बीजापुर जिले में। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है आपका 1060 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है सर? इसकी ऊंचाई 1060 मीटर। तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बीजापुर जिले में और भी बहुत सारे पर्वत आते हैं जिसे आप याद कर सकते हैं। जैसे कि ये तो अलबक्का पर्वत हो गया, एक आता है अलबामा। अलबामा पर्वत आता है। ठीक है, एक आता है उसूर की पहाड़ी। उसूर, उसूर की पहाड़ी। ठीक, एक आता है अड़ापल्ली गुफा। अड़ापल्ली। एक आता है नड़ापल्ली गुफा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये सारे के सारे हैं, ये जितने भी बताया मैं, एक दो उसूर की पहाड़ी, तीसरा अड़ापल्ली, चौथा नड़ापल्ली, ये सारे के सारे बीजापुर जिले में आते हैं। बीजापुर जिले। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहाँ आएंगे? बीजापुर जिले में आएंगे। ठीक है, ये मैंने बात कर लिया। अब इसी में एक और इम्पोर्टेंट आता है, क्या? उसे बोलते हैं गोलापल्ली का पठार। ये क्या आता है? गोलापल्ली। गोलापल्ली का पठार क्या आता है? गोलापल्ली का पठार। ठीक है, तो आपका जो गोलापल्ली का पठार है वो सर यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे एकदम कोंटे वाले एरिया में। यह है आपका गोलापल्ली का पठार, सुकमा जिले के कोंटा तहसील में। गोलापल्ली का पठार। ये हो गया सर आपको गोलापल्ली का पठार के बारे में हो गया। ठीक है, तो गोलापल्ली का पठार है, तो इसके बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो सबसे शुरू तो ये लिखिए कि कोंटा तहसील में आता है। कहाँ आता है? कोंटा तहसील। ठीक है, जो कि कहाँ है? सुकमा जिले में है। सुकमा जिले में है। ठीक,
और अगर गोलापल्ली पहाड़ी की ऊंचाई की बात किया जाए, ठीक है, गोलापल्ली, गोलापल्ली पहाड़ी की ऊंचाई की बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई है 950 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है सर? 950 मीटर। ध्यान रखिएगा इसका, ये सब पूछे हैं क्वेश्चन, इस तरह मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब चौथा अपन आ जाते हैं किस पे? चौथा अपन आ जाते हैं अब बस्तर के पठार के बारे में पढ़ते हैं। बहुत बड़ा एरिया ये। कौन सा है? बस्तर का पठार। आप एक काम करेंगे, ये वाला जो पिक है, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो बस्तर का पठार कौन सा वाला एरिया है? आप देख ही सकते हैं, ये जो बचा हुआ एरिया, ये बस्तर का पठार वाला एरिया है ना? तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं अच्छे से, तभी आप इमेजिन कर पाएंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो ये, तो इसमें मैं सबसे शुरू बस्तर के पठार को आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ। तो इस टाइप से कुछ एरिया क्या आ जाएगा आपका, बस्तर के पठार के अंदर में आ जाएगा। ठीक, तो इस टाइप का कुछ एरिया आपके बस्तर के पठार के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपको क्या, बस्तर का पठार। चलिए बस्तर के पठार के बारे में बात करते हैं, तो इसका विस्तार के बारे में सबसे शुरू बात कर लेते हैं। किसके बारे में? विस्तार। तो इसका विस्तार, तो विस्तार के बारे में बात करें तो कांकेर, कांकेर के पूर्व साइड में आप लोग देख ही सकते हैं, ये कांकेर है। इसका अगर उत्तर दक्षिण करूं मैं इस तरीके से, तो कांकेर के कौन से साइड में? पूर्व दिशा की ओर है। ठीक, कांकेर के पूर्व दिशा की ओर है। कोंडा गांव में है, कांकेर के पूर्व दिशा कोंडा गांव में है। कोंडा गांव बस्तर में है, बस्तर एरिया में, दंतेवाड़ा में है। ठीक है, और सुकमा जिले में है। तो ये क्या हो गया सर? इसके विस्तार के बारे में बात हो गया। ठीक है, अब इसमें एक आईएमपी चीज पढ़ते हैं अपन, किसके बारे में? केशकाल घाटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे सर अपन? केशकाल घाटी के बारे में। केशकाल घाटी। ठीक, तो केशकाल घाटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे शुरू केशकाल घाटी के विस्तार के बारे में मैं बात करूंगा। तो केशकाल घाटी का विस्तार, सबसे शुरू क्या बात करेंगे? विस्तार। ठीक है, तो इसका विस्तार है कोंडा गांव। तो इसके विस्तार की बात करूं तो ये कोंडागांव जिले में इसका विस्तार है। बस्तर के पठार का उत्तरी भाग कहाँ पे है? कोंडागांव जिले में। अपन किसकी बात कर रहे हैं? केशकाल पर्वत की। तो ये है केशकाल। तो अगर मैं बात करूं केशकाल घाटी की, तो जो केशकाल घाटी है उसका विस्तार है कोंडागांव जिले में। ठीक है, और कोंडागांव जिले में इसका क्या बोला जाए, विस्तार है, और ये साथ ही साथ बस्तर के पठार का उत्तरी भाग बनाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, केशकाल घाटी को ही बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। केशकाल घाटी को क्या कहा जाता है? बस्तर का प्रवेश द्वार। ठीक है, केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। केशकाल घाटी को ही तेलिन घाटी के नाम से जाना जाता है। तेलिन घाटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ तेलिन माता का मंदिर है। किनका मंदिर है? तेलिन माता का मंदिर, मंदिर है। और यहाँ हर साल तेलिन माता का महोत्सव मनाया जाता है। तेलिन माता महोत्सव, यहाँ हर साल तेलिन माता महोत्सव मनाया जाता है। इसके बारे में बात करें तो ये जो है केशकाल घाटी, वो सीजी बेसिन, छत्तीसगढ़ का बेसिन। ठीक है, बेसिन और बस्तर के पठार, पठार के बीच सीमा बनाता है।
कैसे, अब देखते जाइए। ये छत्तीसगढ़ है इस तरीके से, ठीक है। ऊपर में कौन सा है, सरगुजा संभाग है। नीचे में कौन सा है, बस्तर संभाग है। बीच में कौन सा है, बिलासपुर संभाग है। और इसको ऐसे कर देते तो इस साइड दुर्ग संभाग है, ये आपका रायपुर संभाग है ना। तो अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ बेसिन के बारे में, छत्तीसगढ़ का मैदान या छत्तीसगढ़ का बेसिन वाला ये वाला एरिया है, ठीक है। और आपका अगर दंडकारण्य के पठार के बारे में बात करूं तो दंडकारण्य का पठार आपका ये वाला एरिया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में विभाजक का कार्य कौन कर रहा है आपका, अगर देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में विभाजक का कार्य कौन कर रहा है, केशकाल पर्वत, ठीक है। क्योंकि यहीं से ही एंट्री लेते हैं हम लोग बस्तर में, इसी का इसको बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के बीच में वो करता है, क्योंकि ये बस्तर का पठार वाला एरिया है, ये आपका बस्तर का पठार वाला एरिया है, इस साइड आपका छत्तीसगढ़ बेसिन है। तो इन दोनों के बीच में विभाजक का कार्य कौन कर रहा है, केशकाल घाटी, केशकाल घाटी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना तक। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं अपन। साथ ही साथ जो ये केशकाल घाटी है वो महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी अपवाह तंत्र के बीच में भी विभाजक का कार्य करता है, जल विभाजक का कार्य। ये और जो केशकाल घाटी है इसका ये और क्या करता है, महानदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है। और गोदावरी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, का कार्य करता है। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ अभी। तो इस मैप पे ये वाला जो एरिया मैं बताया था ये कौन सा है, महानदी अपवाह तंत्र वाला एरिया, महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है। और ये वाला एरिया है कौन सा, गोदावरी अपवाह तंत्र वाला है, ठीक है। तो इनके बीच में इस जगह पे आपका आता है केशकाल घाटी, केशकाल घाटी, ठीक है। और जो यही एरिया है केशकाल घाटी वाला एरिया, ठीक है, बस यही एरिया जो महानदी अपवाह तंत्र है और जो गोदावरी अपवाह तंत्र है उनके बीच में जल विभाजक का काम करता है, ठीक है, जल विभाजक। तो इसे ध्यान रखिएगा। और वैसे भी आप जब इस तरीके से पढ़ लेंगे ना, जैसे ये टाइप मतलब क्या बोला जाए, ऐसे पिक्चर मेमोरी आपके अंदर आ जाएगा, तो आप भूलेंगे नहीं इसे जल्दी। तो इस तरीके से आप इसे याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं कि यहाँ किस टाइप की खनिजें पाई जाती हैं, किन किन टाइप की खनिजें पाई जाती हैं। खनिजें, खनिजें, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है, खनिज के रूप में क्या पाया जाता है केशकाल घाटी के पास, बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर वन की बात करूं तो साल वृक्ष के वन पाए जाते हैं यहाँ, साल वृक्ष के वन पाए जाते हैं यहाँ, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, मलाज कुंडम पहाड़ी की। अभी किसके बात किए थे हम लोग, अभी बात किए थे केशकाल घाटी की, अब बात करेंगे मलाज कुंडम पहाड़ी की। तो मलाज कुंडम पहाड़ी के बारे में ऐसा है कि ये कांकेर जिला में है। कहाँ है सर, कांकेर जिला, ठीक है। और यहाँ से दूध नदी का उद्गम होता है, किसका उद्गम होता है, दूध नदी का उद्गम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बस्तर का सबसे ऊंचे स्थान की बात करूं मैं, बस्तर का सबसे ऊंचा स्थान, तो ये जो बस्तर का सबसे ऊंचा स्थान है वो है अबूझमाड़, मतलब बस्तर के पठार का सबसे ऊंचा स्थान अबूझमाड़ है, ठीक है। अबूझमाड़ पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1076 मीटर। तो इसे ध्यान रखिएगा, बस्तर का पठार, ठीक है। बस्तर के पठार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, अबूझमाड़। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कौन सा हम लोगों को केवल एक ही बच गया, बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी,
5 है, सॉरी मैं 6 लिख दिया, 5। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी। आपका जो बैलाडीला का पहाड़ी है वो इस एरिया पे ऐसे करके है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, दंतेवाड़ा में फैला हुआ है इस तरीके से बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे शुरू इसका क्या आएगा सर? विस्तार। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी के विस्तार के बारे में बात करें तो कहाँ है? दंतेवाड़ा जिला में, वाड़ा जिला में है फर्स्ट। सेकेंड बात करते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है सर इसकी नंदीराज, जिसकी ऊंचाई है 12-10 मीटर। इसके बारे में एक और खास बात क्या है, ये छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौर लाटा, आपको पता ही होगा गौर लाटा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। ठीक है, ये 1210 मीटर है नंदीराज की चोटी। और नंदीराज की चोटी के बारे में एक और बात यह है सर कि यहाँ से संखनी नदी का उद्गम होता है। यहाँ से क्या होता है सर? संखनी नदी का उद्गम होता है। यहाँ से संखनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसी के ही अंदर एक मालगेर घाटी आता है। मालगेर घाटी, जहां से मालगेर नदी का उद्गम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है, जो कि सर्वोच्च किस्म का लोहा होता है। ठीक है, सर्वोच्च किस्म का लोहा होता है और इसमें 60 to 70%, इसमें क्या है? 60 to 70% लोहे की शुद्धता होती है। और जो ये लोहा होता है, या जो लोहा होता है, इसे विशाखापट्टनम के रास्ते, विशाखापट्टनम के रास्ते जापान भेज दिया जाता है। और ये जो एरिया है बैलाडीला का पहाड़ी है, ठीक है, यह बैलाडीला की पहाड़ी पूरे एशिया में सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार है। ठीक है, पूरे एशिया में बोल रहा हूँ मैं, पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार है। तो चलिए, इतना तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अगर यहाँ के बनावट की मैं बात करूँ कि क्या बोलते हैं, जो बैलाडीला की पहाड़ी है उसकी बनावट क्या है, तो सीधी सी बात है, जहाँ लोहा मिलता है वहाँ किस टाइप की चट्टानें पाई जाएंगी? धारवाड़ टाइप की चट्टानें। ठीक है, तो इस जगह की बनावट क्या है? बनावट या चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती है? आर्कियन, आर्कियन प्लस धारवाड़ टाइप की चट्टानें पाई जाती है। शैल, शैल या चट्टान पाई जाती है। चिंता की बात नहीं है, ये आर्कियन, धारवाड़, दक्कन ट्रैप, कड़प्पा, ये सारे चट्टानों को अपन नेक्स्ट मतलब आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। मैं एक मैप में आपको दिखा दे रहा हूँ, जो ये सारे आपके क्या बोला जाए, जितने भी पर्वत थे, है ना, तो उनका लोकेशन मैं आपको एक बार मैप में दिखा दे रहा हूँ कि मैप पे कहाँ कहाँ पे है ये, ताकि आपके ध्यान में रहे ये, है ना। तो इसे बना लीजिएगा। ये सबसे शुरू में क्या बना दिया हूँ? बस्तर संभाग बना दिया। ये आपका कांकेर जिला है। ये आपका कौन सा जिला है सर? कोंडागांव जिला है। ये आपका बस्तर जिला है। ये आपका नारायणपुर जिला है। ये आपका दंतेवाड़ा हो गया। और ये आपका हो गया बीजापुर जिला, या बीजापुर जिला। ठीक है, तो सबसे शुरू देखते हैं मलाज कुंडम। मलाज कुंडम की पहाड़ी कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये मलाज कुंडम की पहाड़ी है। ठीक है, ये है आपका केशकाल पर्वत। ठीक, यहाँ पे है सर आपका रावा घाट की पहाड़ी।
यहाँ पे है आरी डोंगरी की पहाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी सबका नाम लिखूंगा, लिख ही देता हूँ मैं। यह है मलाज कुंडम की पहाड़ी, मलाज कुंडम, ठीक है, की पहाड़ी। यह है आपकी केशकाल, ठीक है। यह है आपकी रावाघाट की पहाड़ी, ठीक है। यह है आपकी आरी डोंगरी की पहाड़ी, ठीक। यहाँ पे है आपका बेलाडीला पर्वत, ठीक। यहाँ पे है आपका अलबका पर्वत, ठीक है। यहाँ पे है आपका दरभा घाटी, दरभा घाटी नाम तो सुने ही होंगे। यहाँ पे है आपका झीरम घाटी, झीरम, ठीक है। तो दरभा घाटी आप देख सकते हैं कहाँ है, बस्तर जिले में है। दरभा घाटी कहाँ है सर? बस्तर जिले में है, ठीक है। और झीरम घाटी है आपका सर कहाँ? सुकमा जिले में। झीरम घाटी कहाँ है? सुकमा जिले में। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं, धन्यवाद।